हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी जनरली क्या होता है? इट इज़ नोटिस्ड दैट मे कपल्स इन इनफर्टाइल मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कपल्स हैं जो अनेबल है प्रोड्यूस करने के लिए, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो इनफर्टिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो दो केसेस में होती है, या तो प्राइमरी केसेस या सेकेंडरी केसेस। जानते हैं उनके बारे में भी। लेकिन इनफर्टिलिटी जो केस होता है जनरली वो क्या होता है कि जो फिजिकल एबनॉर्मलिटी होती है, सेकेंड आता है कंजेंटिकल डिसीज़ होता है, ड्रग्स होता है, या इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यूनिटी लॉजिकल जो अनेबल या फिर एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है, उसकी वजह से भी ये चीज़ अनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये टू काइंड के होते हैं, दो टाइप्स के दिखाई देते हैं। एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये होता है कि जिसमें इनफर्टिलिटी मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी ऐसा होता है कि उन कपल में फाउंड देखने को मिलता है जो कि कभी भी प्रेग्नेंट मतलब वो वुमेन जो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, मतलब कि वो अनेबल टू गेट प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक है, जनरली वो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वुमेन में देखने को मिलती है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव तो करती हैं, लेकिन वो क्या होता है ऑल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, मतलब वो प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी लेकिन वो क्या करती हैं बाद में जो चाइल्ड है उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो ये सेकेंडरी टाइप्स की इनफर्टिलिटी दिखाई देते हैं। तो इनफर्टिलिटी में टू काइंड आपको देखने को मिला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो कभी भी कंसीव नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को, और जो कंसीव करने के बाद भी चाइल्ड को डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे टाइप के। तो अब ये वुमेन की बात हुई, अब मैन में भी इनफर्टिलिटी मतलब किस टाइप में दिखाई देती है ये देखते हैं। इनफर्टिलिटी इन मेल की बात करें तो जनरली ऐसे मेल्स जिनमें ये डिसीज़ दिखाई देती हैं, जैसे एस्थेनोजूस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया या फिर जनरली एजोस्पर्मिया कहा जाता है। ये आपके बुक में दिया ही हुआ है। ठीक है, इसे टेट्रेटोजूस्पर्मिया भी कहते हैं। तो ये चार टाइप के डिसीज़ होते हैं। जनरली इनका एक कैटेगरी यही है कि जो लो काउंट ऑफ स्पर्म होते हैं। एक जो नेचुरल और हेल्दी मैन होते हैं, मेल पर्सन होते हैं, जो हेल्दी मेल पर्सन होते हैं उनके जो स्पर्म काउंट होते हैं वो 200 मिलियन के होते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं 1 टाइम्स में जनरली। ठीक है, जो फर्टाइल और मोस्टली ये मोटाइल होते हैं, हैविंग द प्रॉपर फ्रक्टोज कंटेंट एंड फ्यूटिलिटी विच इज़ डिपोज्ड हाई इन द वेजिना। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूज़न होता है तो उस वक्त जनरली जो स्पर्म काउंट होते हैं वो 200 मिलियन के होते हैं जो वेजिना में एंटर करते हैं। अगर ये स्पर्म काउंटिंग जो है, जो इनका नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ स्पर्म या नंबर्स ऑफ सेमिन अगर कम है, बहुत लो हैं, तो ओलिगोस स्पर्मिया कहा जाता है। जनरली अगर इसमें लुब्रिकेंट कम होते हैं तो एजिनोस्पर्मिया कहा जाएगा। लो स्पर्म मोटाइल कहेंगे, मतलब जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, बहुत कम जो सैमिन्स होते हैं वो ही मूवमेंट कर पाते हैं, बाकी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनको एस्थिनोजोस्पर्मिया कहते हैं। डिफेक्ट ऑफ स्पर्म मतलब कि स्पर्म में अगर एक्रोसोम नहीं है। मैंने इससे पहले स्पर्म के डायग्राम आपको बताए थे जिसमें हेड में एक्रोसोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मिडिल सेक्शन में जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्वाइल्ड होते हैं, और टेल जो मोटाइल होता है। ठीक है, जो मोटाइल मतलब कि जो जिनमें टेल नहीं है वो स्टेनोजोस्पर्मिया हो गए। और जनरली जिनमें क्या होगा कि मार्फोलॉजी जो डिफेक्ट होंगे, मार्फोलॉजी डिफेक्ट मतलब कि इंटरनल डिफेक्ट, चाहे वो उनमें एक्रोसोम प्रेजेंट नहीं है या फिर हम उसमें क्वाइल्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं है मिडिल सेक्शन में, तो ऐसे में क्या होगा, टेट्रेटोजोस्पर्मिया। तो ये 4 टाइप्स के डिसीज़ होते हैं। आप चाहो तो इनफर्टिलिटी एरो करके आप 4 टाइप्स के डिसीज़ लिख सकते हो, या फिर आप केसेस लिख सकते हो। ये 4 नाम्स मतलब चारों के नाम लिख लो एरो करके, जैसे आप लीनियर में चार्ट हमेशा बनाती हूँ। तो सभी के अलग अलग मतलब
केस है। अगर देखा जाए नंबर ऑफ सेमिन तो ओलिगोस्पर्मिया, दैन जो लिब्रिकेंट लो लिब्रिकेंट ऑफ सेमिन्स होते हैं तो उसमें एजोस्पर्मिया होते हैं। लो मोटाइल्स होते हैं तो मतलब उनमें फ्लैजिला नहीं होता, टेल नहीं होता, जो मूवमेंट नहीं कर पाते वो एस्टिनोजोस्पर्मिया होते हैं। और जो डिफेक्ट होते हैं मार्फोलॉजी डिफेक्ट, मतलब कि उनकी जो मार्फोलॉजी टोटली डिफेक्ट होती है, वो होते हैं टेट्रोटो जो स्पर्मिया। तो जनरली जो इनफर्टिलिटी इन मेल में दिखाई देता है वो डिपेंड करता है सेमिन स्ट्रक्चर पे, एनाटॉमी पे, उसके मार्फोलॉजी पे, मतलब उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं उस पर डिपेंड करेगा इनफर्टिलिटी इन मेल। ठीक है, तो अब जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, आप इस पॉइंट को पढ़ोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे फेलियर ऑफ क्रेप्टो सिंड्रिस्म ऑफ टेस्टिस, सेकेंड आता है ब्लॉकेज ऑफ एब्सेंस ऑफ वासा, है ना, और वासा डिफरेंसेस जो रहती हैं, जो ट्यूब होती हैं उनका जो थिकनेस होता है वो, रिड्यूस ऑफ फ्रक्टोज कंटेंट, फ्रक्टोज अगर बॉडी में नहीं है, रिड्यूस नहीं हो रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो एल्कोलिज्म, ठीक है, हाइड्रोसिल्स, तो हाइड्रोसिल्स का मतलब होता है पानी भर जाना टेस्टिस में, वाटर बहुत ज़्यादा और सूजन हो जाता है। तो उसके बाद है एल्कोलिज्म, जो एक तरह का इनहैबिट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। ठीक है, और आता है लिनीफिल्ट्रम सिंड्रोम। तो इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं जिनमें मार्फोलॉजी पूरा डिफेक्ट होता है वो है गैनेंडोट्रोपिक डिफेंसियस। गैनेंडोट्रोपिक डिफेंसियस मतलब कि जो प्राइमरी सेक्सुअल बिहेवियर है उनको रिएक्ट करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होती है वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो जनरली ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इसमें टॉपिक लिखा है फीमेल के लिए, तो इनफर्टिलिटी इन फीमेल। अभी आपने 2 काइंड्स पढ़ा है इनफर्टिलिटी इन फीमेल में, तो इनमें जो केस होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। डिफेंसियस फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमिया पिट्यूटराइड कपल्स, थायराइड एंड एड्रेनल। अगर फीमेल में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा है या कम है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकती, क्योंकि थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसीव टू प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी तभी कंसीव होगी जब थायराइड ग्लैंड बहुत ही नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा, वो नॉर्मल मतलब साइज में रहेगा। ठीक है, तो सबसे भारी ग्लैंड यही होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, तो इसका भी परफेक्ट और मतलब साइज होना ज़रूरी है, और इनमें से जो हार्मोन्स रिलीज होना है वो भी एक सही अमाउंट में होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इंडिकेट ग्रोथ और फंक्शन ऑफ द कार्पस लैक्टम। जो कार्पस लैक्टम है मतलब एग का जो साइज है वो 2.15 म्यू तक होना चाहिए। अगर लैक्टम जो कार्पस लैक्टम है, एग अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है तो भी वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, फ्यूज़ नहीं कर पाएगा सेमिन से, और अगर वो साइज में बहुत बड़ा है तो भी फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। फ्यूज़ तो होगा लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एग का जो कार्पस लैक्टम जो है वो एग का जो साइज है वो परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा कि फॉलिपिन ट्यूब में, जब ओवरी से फॉलिपिन ट्यूब से होते यूट्रस में आता है तो फॉलिपिन ट्यूब में ही वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यूब फट सकते हैं, फीमेल की उसी वक्त डेथ हो सकती है। बहुत से रीज़न है, बहुत से डिसीज़ हो जाते हैं उससे क्रिएट, ट्यूमर हो जाना, सिस्ट हो जाना, ये सब इसी की वजह से। तो कार्पस लैक्टम का भी एक परफेक्ट साइज में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन रिड्यूस होता है उनके जो रिजल्ट हैं या उनके जो अमाउंट है वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। हाइपर प्रोलैक्टेमिया, हाइपर प्रोलैक्टेमिया मतलब कि जो लैक्टस बनता है ना, और साथ ही साथ जो लिब्रिकेंट होता है, जो प्रोटोलैक्टेमिया होती है, वो ओव्यूम इज़ नॉट लिब्रिकेंट बट ट्रैप्ड इनसाइड इन फॉलिकल। अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाइट डिस्चार्जिंग होती है उसकी वजह से भी फ्यूज़न नहीं हो पाता। अगर फ्यूज़ हो भी गए हैं, कंसीव हो भी गया है ना, तो कंसीव प्रेगनेंसी होने के बाद भी क्या हो जाता है कि ओवरी से ईजिली जो फ्यूज्ड जाइगोट है, सॉरी एम्ब्रियो है, वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा वाइट डिस्चार्जिंग होना भी डेंजरस है। फॉलिपिन ट्यूब का जो फेल हो जाना, पिकअप द ओव्यूम,
तो उनका क्या होता है कि जो फॉलिपिन ट्यूब है वो बहुत पतले होते हैं। अगर ओव्यूम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो वो पिक नहीं कर पाता, वो यूट्रस तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो डिफेक्ट ऑफ द यूट्रिनी एंडोमेट्रिक, अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है तो भी प्रॉब्लम है। कंजुगल मेल फॉर्मेशन, मल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, अगर जो मल फॉर्मेशन हो रहा है, जो कंजेंटिकल ऑफ यूट्रस है, मतलब कि इन्फेक्शन, इसमें भी इन्फेक्शन है, वही यूरिन इन्फेक्शन ही है, और वाइड डिस्चार्जिंग इन्फेक्शन है, जिसमें पीएच वैल्यू, वैजिना की जो पीएच वैल्यू है वो मतलब बढ़ जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि कंसीव नहीं हो पाता। तो डिफेक्ट ऑफ वेजिनल ग्रोथ, जो वेजिनल ग्रोथ है उसमें अगर डिफेक्ट है तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी इन फीमेल एंड इनफर्टिलिटी इन मेल के जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद अब जो इनफर्टिलिटी कपल्स हैं उनको जो आर्टिफिशियल टेक्निक के थ्रू, जितने भी आर्टिफिशियल टेक्निक बने हैं, जैसे कि हम एक ही टेक्निक के बारे में जानते हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन बहुत सारे टेक्निक है, जैसे एज्यूड रिप्रोडक्टिव ट्रांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम आर्ट कहते हैं। ये आर्ट के अंदर हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है वो आते हैं। वेरियस मेथड आता है आर्ट में, जैसे कि IVF, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिफ्ट कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है, आइट कहा जाता है, इट या एसिड्स। तो ये पूरे के पूरे आर्ट के वेरियस मेथड हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल प्रोसेस या मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से इनफर्टिलिटी कपल्स करा सकते हैं और वो कंसीव कर सकते हैं ईजिली प्रेगनेंसी को। तो यहाँ तक आपको समझना है, और पढ़ के देखो और बाकी के नोट्स आप बना के देखो। बच्चों कोई डाउट होगा तो मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो। गुड लक।